आज के इस वीडियो में हम पुष्पी पादपों के रूपांतरण के बारे में अध्याय 5 के भाग 2 में चर्चा करेंगे। इस रूपांतरण में जो पढ़ रहे हैं हम आज वो हैं पत्ती, लीफ, जो पादप का सबसे महत्वपूर्ण कायिक भाग होता है। पत्ती पार्श्वीय चपटी संरचना होती है जो तने पर लगी रहती है। हम जानते हैं जो बीज उगता है तो उसमें पर्रों वाला भाग ज़मीन से बाहर की तरफ तने के रूप में वृद्धि करता है। उसके ऊपर सबसे पहले हमें पत्तियां नज़र आती हैं। यह गांठ पर होती हैं, नोड जो होती है उसके ऊपर पाई जाती हैं और इसके कक्ष में कली लगी होती है और कक्षीय कली बाद में शाखा में विकसित हो जाती है। यानी जो कलियां होती हैं वो शाखाओं का रूप धारण करती हैं। पत्तियां पर्रों के शीर्ष मेरिस्टेम यानी जिसे विजुत कहते हैं, शीर्ष भाग में पाया जाने वाला ऊतक, उसके द्वारा निकलती हैं। ये पत्तियां अग्राभिसारी क्रम में एक के बाद एक क्रम में लग जाती हैं। ये पौधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कायिक भाग होता है जो भोजन का निर्माण करती है। पत्तियां जो होती हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा वातावरण से CO2, सूर्य का प्रकाश और जमीन के द्वारा जो जड़ों के द्वारा होता हुआ जल इसको मिलता है और क्लोरोफिल वर्णक के रूप में विद्यमान होता है। इन सबको मिलाकर ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करती है। एक पर्णरूपी पत्ती के 3 भाग होते हैं, पर्णधार, पर्णवृंत और स्तरिका। पर्णधार जो तने से जुड़ा भाग होता है, अर्थात पत्ती पर्णधार की सहायता से तने से जुड़ी रहती है और इसके आधार पर 2 पार्श्वीय भाग में छोटी पत्तियां निकलती है जिसे हम अनुपर्ण कहते हैं। एक बीजद्वी पादपों में पर्णधार चादर की तरफ फैलकर तने को पूरा अथवा आंशिक रूप से ढक लेता है। ये एक बीजद्वी पादपों की विशेषता है। कुछ लेग्यूमिनेसी कुल के पादप या अन्य पादपों में पर्णधार फूला हुआ होता है। ऐसे फूले हुए पर्णधार को पर्णवृंत तल्प या पल्वनेस कहते हैं। ये पत्ती की संरचना है जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है चित्र में। इसमें देखिएगा ये फूला हुआ भाग जो दिख रहा है हमें, इसे हम स्तरिका कहते हैं। ये पर्णवृंत है और यहाँ छोटी छोटी पत्तियां निकली रहती है जिसे हम अनुपर्ण कहते हैं। ये वाला भाग तना है और इसके भी इस भाग में कक्षीय कलियां निकली रहती हैं। तो ये पत्ती की संरचना है। पर्णवृंत पत्ती को इस तरह सजाता है जिससे कि वो अधिकतम सूर्य के प्रकाश से संपर्क में रह सके, यानी सूर्य का प्रकाश अधिकतम मिले। तो इसके लिए पर्णवृंत पत्ती को उसके सूर्य के प्रकाश के सम्मुख रखता है। लंबा पतला लचीला पर्णवृंत इस तरीका को हवा में हिलाता है ताकि ताज़ी हवा पत्ती को हर समय मिलती रहे। ये विशेषता होती है पर्णवृंत की। इस तरीका पत्ती का हरा फैला हुआ भाग होता है जिसमें शिराएं और सिरिकाएं होती हैं, यानी पत्तियों को जो जल है, पोषक तत्व है, खनिज तत्व है, वो जो मिलते हैं वो सिरिकाओं के माध्यम से मिलते हैं। इनके बीच में एक सुस्पष्ट मध्य शिरा होती है। पत्ती के जो स्त्री का भाग होता है उसके मध्य में मध्य शिरा पाई जाती है। शिराएं पत्ती को दृढ़ता प्रदान करती है। पानी, खनिज और भोजन के स्थानांतरण के लिए नलिकाओं की तरह कार्य करती है, यानी एक नलिका तंत्र होता है शिराओं के रूप में, जिसके द्वारा पानी है, खनिज है, भोजन है आदि का स्थानांतरण के माध्यम से होता रहता है। विभिन्न पौधों में स्तरिका की आकृति उसके सिरे, चोटी और सतह तथा कटाव में भिन्नता होती है, यानी पत्तियों की पौधों की जाति के अनुसार हर एक में स्तरिका की आकृति अलग होती है। अब है शिरा विन्यास। पत्ती पर शिरा और सिरिकाओं के विन्यास को शिरा विन्यास कहते हैं, यानी किस प्रकार शिराएं और सिरिकाएं पत्ती की स्तरिका भाग या लीफ ब्लेड में पाई जाती हैं तो उसे हम शिरा विन्यास कहते हैं। जब सिरिकाएं स्तरिका पर एक जाल सा बनाती हैं तो उसे जालिकावत शिरा विन्यास कहते हैं और ऐसा द्विबीजद्वी पादपों में पाया जाता है। यानी द्विबीजद्वी पादपों के लिए उदाहरण पूछ ले आपसे, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि द्विबीजद्वी पादपों में कौन सा पर्ण विन्यास होता है या शिरा विन्यास होता है, तो अपना आंसर होगा जालिकावत शिरा विन्यास। ये प्राय द्विबीजद्वी पौधों में मिलता है। जब सिरिकाएं समानांतर होती हैं तो समांतर शिरा विन्यास कहलाता है और ये मिलता है एक बीजद्वी पादपों में।
यानी एक दूसरे के समानांतर रूप से शिराएँ निकलती हैं या सिरिकाएँ निकलती हैं, तो ऐसा विन्यास, शिरा विन्यास जो होता है वो समांतर कहलाता है। ऐसा एक बीजरी पात्र में होता है। ये चित्र के द्वारा स्पष्ट है। वो इसमें जाली का भी शिरा विन्यास इसमें दिखाया गया है। देखिएगा, जाल बना हुआ है और इसमें सिरिकाएँ सब इस प्रकार एक दूसरे के समांतर रूप से स्थित हैं। ये एक बीजरी पात्र में ऐसा होता है। अब है पत्ती के प्रकार। जब पत्ती किस तरीका अच्छिन्न होती है, अर्थात कोई कटाव नहीं होता और कटाव है भी तो मध्य सिरे तक नहीं पहुंचता, तब ये सरल पत्ती कहलाती है। सरल पत्ती का ध्यान करिएगा, कटाव जो होता है वो मध्य सिरा तक नहीं पहुंचता। या तो कटाव होता नहीं पत्ती के ऊपर, या कटाव होता है तो मध्य सिरा तक नहीं पहुंचता। जब इस तरीका का कटाव मध्य सिरा तक पहुंच जाए तो पत्ती जो होती है वो बहुत छोटे छोटे पत्रकों में बंट जाती है। ऐसी पत्ती को हम संयुक्त पत्ती कहते हैं। तो ये संयुक्त पत्ती की परिभाषा हो जाएगी, यानी उसके ऊपर जो कटाव होते हैं वो मध्य सिरा तक पहुंच जाते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि पत्ती नहीं बल्कि पत्तियों का समूह है, जबकि होती एक ही पत्ती है, लेकिन उसके ऊपर मध्य सिरा पर कटाव पहुंचने के कारण वो अलग अलग पत्रकों में बंट जाती है। सरल तथा संयुक्त पत्तियाँ, इन दोनों में पर्णवृंत के कक्ष में कली होती है। पर्णवृंत के कक्ष में ध्यान करिएगा, लेकिन संयुक्त पत्ती के पत्रकों के कक्ष में कली नहीं होती। ये ध्यान रखने योग्य बिंदु है। संयुक्त पत्तियाँ ये भी दो प्रकार की होती है। पिच्छाकार संयुक्त पत्तियाँ, इनमें बहुत से पत्रक एक ही अक्ष यानी एक्सिस पर लगे होते हैं, जो मध्य सिरा के रूप में होती हैं। इसके ऊपर बहुत से पत्रक लगे जाते हैं। ऐसी पत्तियों को पिच्छाकार संयुक्त पत्तियों के रूप में कहेंगे। और इसका उदाहरण है नीम। नीम की पत्तियां को देखिएगा आप, कटाव किस प्रकार होता है, छोटे छोटे पत्रक बने होते हैं। हस्ताकार संयुक्त पत्तियों में पत्रक एक ही बिंदु पर अर्थात पर्णवृंत की चोटी से जुड़े रहते हैं। उदाहरण के रूप में सिल्क कॉटन वृक्ष होता है, उसकी पत्तियां इस प्रकार हस्ताकार रूप से, जैसे अपनी हाथ की अंगुलियां किस प्रकार लगी रहती हैं, एक ही भाग से जुड़ी रहती है सारी, तो इस प्रकार की आकृति सिल्क कॉटन वृक्ष में पत्तियों के पत्रकों की होती है। ये उदाहरण के रूप में चित्र देखिएगा। ये नीम की पत्तियां हैं जिसमें छोटे छोटे पत्रक हैं सारे, क्योंकि कटाव जो होता है वो ये मध्य सिरा तक पहुंच जाता है, इसकी वजह से छोटे छोटे पत्रक लगाते हैं। और ये सिल्क कॉटन वृक्ष में देखिएगा, ये कटाव इस प्रकार होते हैं कि ऐसा लगता है कि भाई पत्तियाँ बहुत सारी एक ही जगह जुड़ी थी, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक ही पत्ती के पत्रक होते हैं जो हस्ताकार रूप से जुड़े रहते हैं और ये पर्णवृंत के शीर्ष भाग में लगे रहते हैं। अब है पर्ण विन्यास। इससे पहले हमने शिरा विन्यास पढ़ा था, यह है पर्ण विन्यास, पत्तियों के लगने का क्रम। तने अथवा शाखा पर पत्तियों के विन्यस्त या लगे रहने का जो क्रम होता है उसे पर्ण विन्यास कहते हैं। ये तीन प्रकार का होता है, एकांतर, सम्मुख और चक्रधार। एकांतर पर्ण विन्यास जो होता है उसमें एक अकेली पत्ती प्रत्येक गांठ पर एकांतर रूप से लगी रहती है। उदाहरण के लिए गुड़हल है, सरसों है, सूर्यमुखी है, इसमें एकांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। सम्मुख प्रकार के पर्ण विन्यास में प्रत्येक गांठ पर एक जोड़ी पत्ती लगी थी, जबकि एकांतर में ध्यान करिएगा, इसमें प्रत्येक गांठ पर एक पत्ती लगी रहेगी और सम्मुख में आमने सामने दो पत्तियां लगी रहती है, यानी जोड़े में लगी रहती है पत्तियां। इसका उदाहरण है कैलोट्रोपिस यानी आक और अमरूद। यदि एक गांठ पर दो से अधिक पत्तियां निकलती हैं और वे उसके चारों ओर एक चक्कर सा बना देती हैं, तो उसे हम चक्करदार पर्ण विन्यास कहेंगे। एल्सटोनिया, जिसको डेविल ट्री भी कहते हैं, इसका उदाहरण है। ये देखिए एकांतर शिरा विन्यास देखिए गुड़हल में,
एकांतरण लिखा हुआ है, इसको एकांतर करिएगा। ये देखिएगा, इसमें प्रत्येक गांठ के ऊपर एक पत्ती लगी रहती है, प्रत्येक गांठ, ये स्थिति। इसमें देखिएगा सम्मुख, यानी प्रत्येक गांठ पर आमने सामने पत्तियां लगी रहती हैं, इधर भी है तो सामने है, इधर भी है, एक दूसरे के सम्मुख पत्तियां लगी रहती है, एक ही गांठ पर जोड़े में पत्तियां लगी रहती हैं। और ये देखिएगा चक्करदार, इसमें गांठ के ऊपर आमने सामने देखिए कितनी पत्तियां लगी रहती हैं, ये एक समूह के रूप में, चंपा इसका उदाहरण है। तो ये एक चक्र, एक घेरे के रूप में पत्तियां एक ही गांठ पर लगी रहती हैं, ये चक्करदार विन्यास है, पर्ण विन्यास। अब है पत्ती के रूपांतरण। पत्ती को भोजन बनाने के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए भी रूपांतरित होना पड़ता है। वे ऊपर चढ़ने के लिए प्रतान में, जैसे मटर, और रक्षा के लिए शूल यानी कांटों जैसे कि कैक्टस में परिवर्तित होती नजर आती है। यानी कैक्टस जो होते हैं मरुस्थलीय पादप, उनमें देखिएगा पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है ताकि जल की हानि कम से कम हो। और कई लताएं यानी बेलों वाले जो पादप होते हैं उनमें देखिएगा प्रतान धागे के रूप में निकलती हैं, जो किसी दूसरे सहारे को लेकर ऊपर की ओर चढ़ते हैं बेलें। प्याज तथा लहसुन की गुद्देदार पत्तियों में भोजन संचित होता है, ये भी पत्तियों का रूपांतरण है। कुछ पौधों में जैसे ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में पत्तियां छोटी तथा अल्पायु की होती हैं। इन पौधों में पर्णवृंत फैलकर हरा हो जाता है और भोजन बनाने का कार्य करता है। ये ऑस्ट्रेलियन अकेसिया बबूल, इनकी विशेषता है, पत्तियां छोटी होती हैं, अल्पायु होती हैं। कुछ कीटाहारी पादपों में, जो कीटों का हरण करते हैं, भक्षण करते हैं, ऐसे पादपों में पत्ती घड़े के आकार में बदल जाती है। घटपर्णी, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये इनके उदाहरण हैं। ये देखिएगा पत्ती के रूपांतरण, इसमें मटर है, प्याज है, नागफनी है। नागफनी में जो सूल होती हैं, कांटे होते हैं, वो पत्तियों का रूपांतरण है। और प्याज में पत्तियां गुच्छेदार होती हैं और ये भोजन को इकट्ठा करके इस प्रकार बनी रहती है। मटर में देखिएगा ये परतां निकली रहती हैं धागे के रूप में। तो इस प्रकार ये पत्ती के रूपांतरण है। आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है उससे संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जो अपने नोट में आपको करने हैं। पहला है, पौधे के लिए भोजन का निर्माण कौन करता है। दूसरा, पत्ती में शिराओं का कार्य लिखो। तीसरा, शिरा विन्यास किसे कहते हैं। चौथा, एल्स्टोनिया में किस प्रकार का पर्ण विन्यास पाया जाता है। 4 प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।